एक ऐसी दुनिया जहां जमीन नाम की चीज खत्म हो चुकी है, वहां जिंदा रहना हर दिन की जंग है। और इसी जंग के बीच हम पहली बार मरीनर को देखते हैं। मरीनर अपने नीचे जमा उस अजीब से पानी को उठाता है और एक पल रुकता है, जैसे मन ही मन हिसाब लगा रहा हो कि आज कितनी जिंदगी बची है। फिर उसे पास में लगे जुगाड़ वाले फिल्टर में पूरा डाल देता है। हाथ से घुमाते ही पानी धीरे धीरे छान कर नीचे गिरने लगता है और हर टपकती बूंद उसके लिए समय की कीमत तय कर रही होती है। जैसे ही नल खुलता है, वही गंदा सा लिक्विड हल्के स्वाद वाले साफ पानी में बदलकर कप में भरने लगता है। मरीनर की नजर एक पल के लिए भी नहीं हटती, क्योंकि यहाँ एक भी बूंद बेकार जाना मतलब एक और खतरा। तेज धूप में खड़े होकर वो पानी को बड़े घूंट में पीता है, मुंह के अंदर घुमाकर उसका स्वाद लेता है आखिरी बूंद तक। फिर मन मारकर थोड़ा सा पानी अपनी मेहनत से उगाए नींबू के पौधे में डाल देता है, जो अब सिर्फ पौधा नहीं बल्कि उसकी आगे की जिंदगी का सहारा है। अभी वो होठों पर लगी बची हुई बूंदें चाट ही रहा होता है कि अचानक नाव जोर से हिलती है और उसी झटके में उसे समझ आ जाता है कि नीचे नाव की बिल्ली किसी चीज में फंस चुकी है। समय रुकने जैसा लगता है, क्योंकि अगर ये देर तक रहा तो नाव ही डूबेगी। वो बिना रुके केबिन में जाता है, गोताखोरी का सामान पहनता है और एक टाइमिंग डिवाइस में लोहे की गोलियां डाल देता है। ये उसकी बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है जिसमें वक्त ही तय करता है कि वो ऊपर लौटेगा या नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गोलियां तय समय पर एक एक करके गिरने लगती हैं और हर गिरावट उसके लिए उलटी गिनती बन जाती है। सब कुछ तैयार होते ही मरीनर समंदर में कूद जाता है जरूरी सामान ढूंढने के लिए। नीचे अंधेरा है, दबाव है और ऊपर की दुनिया से उसका रिश्ता बस उसी सिस्टम पर टिका है। 3 घंटे बीत जाते हैं और तब तक सारी गोलियां गिर चुकी होती हैं। वजन पूरा होते ही नाव का खींचने वाला सिस्टम अपने आप टूटकर उसे समुद्र की गहराई से धीरे धीरे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन उसी वक्त नाव के ऊपर कुछ और हो रहा होता है। किसी और के हाथ नींबू के गमले तक पहुंच जाते हैं और जो थोड़े बहुत नींबू उगे थे वो भी एक एक करके तोड़ लिए जाते हैं। मरीनर नीचे है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ऊपर उसकी मेहनत गायब हो रही है। जैसे ही सामान हवा से भरे बैग के साथ पानी की सतह पर आता है, मरीनर भी नीचे से निकलकर नाव पर लौट आता है। वो थका हुआ है लेकिन सतर्क रहता है। कमर से जुड़े एक छोटे से सामान को निकालकर उसे सूंघता है, पलट कर देखता है, लेकिन उसके काम का अंदाजा नहीं लगा पाता। तभी अचानक सीटी जैसी तेज आवाज माहौल को चीर देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, जहां एक अजनबी नाव खतरनाक तरीके से बहुत पास आ चुकी होती है। दूरी इतनी कम है कि हालात पल भर में बिगड़ सकते हैं। मरीनर तुरंत आगे बढ़ता है, ढकने वाला हिस्सा हटाता है और भाला गन सामने कर देता है। सामने वाली नाव की हर हरकत उस पर भारी पड़ रही होती है। उसकी मौजूदगी पहले भी देखी जा चुकी है, लेकिन ये आदमी नया है और इस खुले समंदर में नया चेहरा अक्सर खतरे की निशानी होता है। मरीनर की नजर पाल की तरफ जाती है, जहां हरकत शुरू हो चुकी है और उसी पल माहौल इतना तना हुआ हो जाता है कि जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। उसे पता चलता है कि जब ये नाव उसे मिली थी तब इसका असली मालिक मर चुका था और अब ये नाव कानूनी तौर पर उसी की मानी जाती है। सामने वाला आदमी हाल ही में एक ऐसी जगह से आया होता है जहां ट्रेडिंग के लिए जरूरी चीजें अभी भी भरपूर हैं और वहां पहुंचने का रास्ता पूरब की तरफ कई दिनों की लगातार यात्रा से जुड़ा है। ये जानकारी मरीनर के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजा देती है, क्योंकि इस डूबती दुनिया में कोई भी इंसान बिना कीमत चुकवाए रास्ते नहीं बताता। यहाँ हर खबर एक सौदा होती है। सामने वाला ठीक ठाक और भला सा दिखता है, इसलिए मरीनर उसे नजरअंदाज कर पीछे हटने ही वाला होता है कि दूर उसे मोटरमैन दिखाई दे जाते हैं। समंदर के ये लुटेरे अपनी रफ्तार और बेरहमी के लिए जाने जाते हैं और जिन पर नजर पड़ जाए वहां ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचते। उसी पल वो भटका हुआ आदमी हवा की दिशा पर नजर डालता है और जल्दी से पाल खोलने की तैयारी करने लगता है, जबकि मरीनर की नाव का पाल अभी बंद होता है और उसकी नजर उस सामान पर टिकी होती है जो पानी में तैर रहा है। मोटरमैन भी उसी तैरते हुए एयरबैग को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि मरीनर इस वक्त कमजोर हालत में है। तभी वो घुमक्कड़ आदमी वही नींबू निकालता है जो उसने उसकी नाव से चुराया था और इस बर्बाद दुनिया में फल पानी से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ये देखते ही मरीनर के भीतर गुस्सा उबल पड़ता है। वो रस्सी पकड़कर झूलते हुए गमले तक पहुंचता है और पक्का कर लेता है कि चोरी हो चुकी है। पीछे मुड़ते ही उसे एहसास हो जाता है कि चोर अब दूर निकल चुका है। एक पल भी गंवाए बिना मरीनर स्टार्ट बटन दबाता है और तेज आवाज के साथ नाव का पाल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। पाल नाव के अंदर से निकलकर अपने आप फैलता है और कुछ ही पलों में पूरी तरह सेट हो जाता है। घनी धुंध के बीच इतना तेज और सधा हुआ सिस्टम देखकर वो घुमक्कड़ आदमी हैरान रह जाता है। मरीनर पतवार घुमाता है और नाव मोड़ देता है। रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि पानी चारों तरफ उछलने लगता है। मोटरमैन घबरा जाते हैं और अपने साथियों को इशारों में बुलाने
जाने लगते हैं। अब पाल वाली नाव और तेज मोटर बोट दोनों उसी सामान की तरफ टूट पड़ते हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। मरीनर की 2 पाटों वाली पाल नाव समंदर में ऐसे दौड़ती है जैसे मछली पानी में। हवा पूरी तरह उसके साथ होती है और रफ्तार और बढ़ती जाती है। सामने से लुटेरों की मोटर बोट बिना धीमी हुए सीधी टकराने आती है, लेकिन पाल नाव आखिरी पल में आगे निकल जाती है। मरीनर हुक उठाता है और एक ही झटके में सामान अपनी नाव पर खींच लेता है, फिर पतवार घुमाकर और तेजी से आगे बढ़ जाता है। मोटरमैन पीछे छूट जाते हैं और समंदर कुछ पल के लिए फिर से शांत दिखने लगता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। मरीनर की चाल अभी तक सामने वाले की समझ से बाहर होती है और वो चोर ये नहीं जान पाता कि उसने किससे पंगा लिया है। नींबू का स्वाद लेते हुए वो खुद को किस्मत वाला समझ रहा होता है, यही सोचते हुए कि आज तो फायदा हो गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि पाल नाव अब बिल्कुल पास होती है और इतना पास कि बचने का वक्त ही नहीं बचता। वो घबराकर पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगता है। हाथ कांप रहे होते हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी छोटी सी नाव पाल नाव की रफ्तार के सामने बेबस होती है और हर सेकंड के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जहां मरीनर की सटीक चाल उसकी किस्मत का फैसला कर देती है। उसकी आंखों के सामने ही पाल वाली नाव पूरी रफ्तार में आती है और बिना रुके उसकी छोटी सी नाव के ऊपर से चढ़ती हुई निकल जाती है। एक ही झटके में उसका पाल टूट जाता है और उसकी नाव बेकाबू होकर पीछे छूट जाती है। उस गलती की कीमत उसे वहीं चुकानी पड़ती है। पीछे से मोटरमैन चिल्लाते हुए करीब आते हैं और पागलों की तरह गोलियां चलने लगती हैं। अब वो भटका हुआ आदमी सिर्फ रास्ते का एक मोहरा बन चुका होता है। कुछ ही पलों में उसकी मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है और समंदर फिर से निगल लेता है। यही इस पानी की दुनिया का कड़वा नियम है। यहाँ ताकतवर ही बचता है और जो कमजोर पड़ गया उसे कुचल दिया जाता है। ये दुनिया दया नहीं जानती। आने वाले वक्त में इंसानों की पुरानी लड़ाइयों ने धरती की सारी जमीन खत्म कर दी थी और पूरा ग्रह धीरे धीरे समंदर में डूब गया था। जो थोड़े बहुत इंसान बचे थे उनकी आने वाली पीढ़ियां अब खुले पानी पर जैसे तैसे जिंदगी घसीट रही थीं। कई दिनों की खामोश और थकाने वाली यात्रा के बाद मरीनर की नाव आखिरकार उस जगह पहुंचती है जिसका जिक्र उस भटके हुए आदमी ने किया था। चारों तरफ लोहे की मोटी चादरों से घिरा हुआ एक मजबूत किला। यही वो ठिकाना था जहां इस उजड़ी हुई दुनिया में लोग सौदा सुलह करके जिंदा रहते थे। जैसे ही नाव किले के पास लगती है, मरीनर अपना सामान सामने रखता है ताकि ये साफ हो जाए कि वो खाली हाथ नहीं आया है। लेकिन माहौल देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि आज कुछ गड़बड़ है और अंदर लेन देन बंद है। इतनी दूर आकर यूं ही लौट जाना उसके लिए नुकसान का सौदा होता है। बिना देर किए वो मिट्टी से भरा एक डिब्बा उठाता है। डिब्बा खुलते ही पहरेदारों की नजर मिट्टी पर टिक जाती है और उनकी आंखों में वो चमक आ जाती है जो इस दुनिया में सिर्फ बहुत कीमती चीज देखकर आती है। चारों तरफ हलचल फैलने लगती है, फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। सबको यकीन दिलाने के लिए मरीनर थोड़ी सी मिट्टी उठाता है और सबके सामने मुंह में डाल लेता है। उस एक हरकत के साथ ही माहौल बदलने लगता है और ये साफ हो जाता है कि खेल अब उसके हाथ में आने वाला है। ये सब देखते ही पहरेदार खुद को रोक नहीं पाते और अगले ही पल किले का भारी गेट जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है। मरीनर अपनी नाव को अंदर वाले घाट तक ले आता है और जैसे ही वो चारों तरफ नजर डालता है उसे साफ दिख जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग किस हाल में जिंदगी काट रहे हैं। फटे हुए कपड़े, बदन पर जमी गंदगी और चारों तरफ फैली बदहाली। जो थोड़ी बहुत मिट्टी दिखाई देती है वो भी मरे हुए इंसानों के सड़ने से बनी होती है और इसी वजह से इस पानी की दुनिया में मिट्टी सबसे कीमती चीज बन चुकी है। नाव लगते ही सुरक्षा सरदार वहां आ जाता है और उसके हाव भाव साफ बता देते हैं कि यहाँ जरा सी गड़बड़ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीनर बिना कोई सवाल किए हालात समझ लेता है, क्योंकि उसका मकसद भी जल्दी सौदा करके निकल जाना होता है। वो फिर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मुंह में डालता है और धीरे धीरे उसका स्वाद महसूस करता है ताकि सामने वालों को कोई शक न रहे। जांच के बाद पता चलता है कि मिट्टी बेहद शुद्ध है और वजन पूरे 3 किलो 200 ग्राम के आसपास बैठता है। ये जानकारी फैलते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच जाती है और हैरानी उनके चेहरों पर साफ दिखने लगती है। मिट्टी के स्रोत को लेकर सवाल उठता है और मरीनर जानबूझकर दिशा बदल देता है ताकि किसी को असली जगह का अंदाजा न हो। यहाँ हर रास्ता खतरा बन सकता है। सौदे की कीमत साफ पानी में तय होती है और हिसाब लगाया जाता है कि इसके बदले उसे 62 यूनिट मिल सकती है। लेकिन मरीनर बिना हिचक
सीधे दांव बढ़ा देता है। इस अचानक चाल से सामने वाला पल भर के लिए ठिठक जाता है और उसके बाद नजरें पीछे खड़े असली मालिक की तरफ मुड़ जाती है। वहीं पास में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी पीठ पर अजीब से निशान बने होते हैं। उन निशानों को लेकर यहाँ तरह तरह की कहानियां चलती रहती हैं और कहा जाता है कि अगर कोई उन्हें समझ ले तो उसे उस जमीन का रास्ता मिल सकता है जो अब सिर्फ अफसाना बन चुकी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि जमीन शायद एक झूठी उम्मीद है, लेकिन फिर भी उस सुनहरे बालों वाले आदमी के चेहरे पर दया की एक हल्की सी झलक दिखती है जब वो बूढ़े को पानी का एक घूंट देता है। इसी माहौल के बीच मरीनर साफ पानी के बदले सौदा करने आगे बढ़ता है और एक कैन काउंटर पर रख देता है। वो चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश करता है कि पानी कहां से मिलेगा और तभी सामने खाली पड़े शेल्फ उसकी नजर में आ जाते हैं। एक पल के लिए उसका दिल बैठ सा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ भी भरपूर नहीं है। जैसे ही पानी भरा जाता है मरीनर पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर देता है। शरीर को राहत मिलती है लेकिन प्यास अभी भी खत्म नहीं होती। वो दूसरा गिलास लेने ही वाला होता है कि वही सुनहरे बालों वाला आदमी अचानक बहुत पास आकर खड़ा हो जाता है और माहौल फिर से असहज हो जाता है। वो आदमी मौका देखते ही बिना किसी झिझक के फ्री में पानी पीने की कोशिश करता है और ऊपर से ये जताने लगता है कि वो मरीनर के सामान के बदले सौदा करना चाहता है। उसी दौरान उसकी नजर पीछे खड़े बूढ़े पर जाती है और एक पल में उसके दिमाग में तस्वीर साफ हो जाती है कि यही वही बच्ची है जिसे वो ढूंढ रहा था, औरत जिसका नाम हेलन होता है। हालात समझते ही धीरे धीरे बच्ची एनोला की पीठ को अपने शरीर से ढकने लगती है, लेकिन ये हरकत उल्टा असर करती है और उस आदमी की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी सी मुस्कान फैल जाती है और वो बिना कुछ कहे वहां से हट जाता है, जैसे शिकार पर नजर टिकाकर अगला कदम सोच रहा हो। इसी बीच मरीनर की नजर पास उगे एक टमाटर के पौधे पर पड़ती है। वो झुककर हेलन की तरफ इशारा करता है और दाम का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। हेलन कैन के अंदर झांककर देखना चाहती है कि कितनी करेंसी है, लेकिन मरीनर तुरंत उसका हाथ रोक लेता है। दोनों की आंखों में एक पल की समझ बनती है और हेलन सीधे आधी कीमत तय कर देती है। इस उजड़ी दुनिया में जो चीज जितनी कम बची है वो उतनी ही महंगी है। मरीनर बिना बहस किए सौदा पूरा करता है और दुकान की सबसे कीमती चीज अपने पास कर लेता है। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि सामने से किले के बुजुर्गों का एक झुंड मरीनर की तरफ बढ़ने लगता है। उनके चेहरे थके हुए हैं और आंखों में डर छिपा हुआ है। आगे बढ़कर वो एक कम उम्र की लड़की को मरीनर के सामने कर देते हैं। इशारों और हाव भाव से साफ कर देते हैं कि किले की पुरानी परंपरा के मुताबिक बाहर से आने वालों से वंश बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। लोग कम होते जा रहे हैं और आपस में ही रिश्ते बनाने से बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। इस सौदे के बदले मरीनर जो चाहे ले जा सकता है। मरीनर एक पल भी नहीं रुकता। बिना झुके, बिना नरमी दिखाए वो इस पेशकश को ठुकरा देता है और हालात की सच्चाई सामने रख देता है कि यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। बहुत जल्द सब खत्म होने वाला है। इतना कहकर वो पानी उठाता है और वहां से निकलने लगता है। उसका ये सीधा और बेरहम रवैया बुजुर्गों को हिला देता है, क्योंकि इतने साल खुले समंदर में अकेले भटकने वाला कोई भी इंसान ऐसी पेशकश ठुकराता नहीं। शक की नजरें तुरंत उस पर टिक जाती हैं। कुछ लोगों को लगने लगता है कि या तो वो कुछ छुपा रहा है या फिर किसी दुश्मन का जासूस है। इशारा मिलते ही सिपाही आगे बढ़ते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। साफ दिखने लगता है कि अब उसे जाने नहीं दिया जाएगा। मरीनर को समझ आ जाता है कि अब जबरदस्ती लूट होने वाली है। गुस्से और डर के बीच वो एक सिपाही को धक्का देकर नाव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही रस्सी खोलने लगता है, दो सिपाही उस पर टूट पड़ते हैं। उसके बाल पकड़ लिए जाते हैं और अकेला होने के कारण वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसे खंभे से जोर से दबा दिया जाता है। तभी पास खड़ा एक सिपाही अचानक कुछ देखकर सन्न रह जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक सिपाही मरीनर का कान मोड़ देता है और उसी पल उसके अंदर छुपी मछली जैसी गलफट साफ दिखाई देने लगती है। ये देखते ही वहां मौजूद हर चेहरे का रंग उड़ जाता है और डर खुलेआम फैल जाता है। अब किसी को शक नहीं रहता और अगले ही पल मरीनर को काबू में कर लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद उसे लोहे से बनी एक ऊंची इमारत में बंद कर दिया जाता है। इस भविष्य की दुनिया में बर्फ के पिघलने से पूरी धरती समंदर में डूब चुकी है और वैसे तो मरीनर जैसा म्यूटेंट इंसान समुद्र में दूसरों से बेहतर जिंदा रह सकता है, लेकिन डर से भरे लोग उसे इंसान नहीं बल्कि खतरा मानते हैं और अपनी सुरक्षा के नाम पर उसे खाद समझकर केमिकल से भरे गड्ढे में फेंक देने का फैसला कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त जब उसे मारने की तैयारी चल रही होती है, निगरानी टावर पर खड़ा एक पहरेदार दूर समंदर में हलचल देख लेता है। बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरे सीधे बस्ती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। खतरा सामने आते ही सबका ध्यान मरीनर से हट जाता है और पूरा किला जल्दबाजी में लड़ाई की तैयारी में लग जाता है।
है, लेकिन लुटेरों के पास भारी हथियार होते हैं और कुछ ही देर में वो पूरी बस्ती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बड़े हथियारों के सामने किले की दीवारें और लोग दोनों टिक नहीं पाते और जब खुद की जान दांव पर लग जाती है तो किसी को भी मरीनर की परवाह नहीं रहती। इसी अफरा तफरी में एक माँ और उसकी बेटी डूबते हुए मरीनर पर नजर डाल लेती हैं। हालात समझते ही वो उसे बाहर निकालने का फैसला करती है और बदले में अपनी जान बचाने की उम्मीद जोड़ देती है। सौदा तय होते ही तीनों बिना वक्त गंवाए काम में लग जाते हैं। मरीनर अपनी नाव तक पहुंचने निकलता है जबकि माँ और बेटी बस्ती का गेट खोलने की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। लेकिन मरीनर को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि लुटेरों का असली निशाना वही छोटी लड़की है जो उसके साथ भाग रही होती है। भागते हुए तीनों जल्दी ही लुटेरों के सरगना की नजर में आ जाती हैं और उसी पल भारी फायरिंग सीधी मरीनर की तरफ मोड़ दी जाती है। हालात समझते ही मरीनर नाव की कमान उस औरत को सौंप देता है और खुद हथियार संभालकर सामने आ जाता है। वो भारी मशीन गन वाली नाव पर निशाना साधता है और जैसे ही अपनी नाव की दिशा बदलता है, सामने वाली भारी हथियारों की नाव भी उसी दिशा में घूम जाती है। मशीन गन चलाने वाला आदमी ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी तोप अब खुद उसी की नाव की तरफ घूम चुकी है। कुछ ही पलों में रास्ता साफ हो जाता है और मरीनर माँ बेटी के साथ सुरक्षित निकल जाता है। उधर लुटेरों को एहसास होता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे थे वो उनकी पकड़ से निकल चुकी है। असल वजह धीरे धीरे साफ होती है क्योंकि उस लड़की की पीठ पर बना वही खास निशान उनकी तलाश का केंद्र था। एक ऐसा निशान जिसके बारे में कहा जाता है कि वही इस डूबी हुई दुनिया में जमीन तक पहुंचने का आखिरी नक्शा है। लुटेरों को साफ पता होता है कि उस लड़की को पाए बिना उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मरीनर को उस लड़की में पहली नजर में कुछ भी खास नहीं दिखता। उल्टा उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि नाव पर पानी बेहद कम है और हर अतिरिक्त बोझ मौत को पास ला रहा है। इसी सोच के साथ वो लड़की को समंदर में फेंक देने का इरादा बना लेता है। ये देखते ही औरत घबरा जाती है और गिड़गिड़ाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो लड़की को नाव के नीचे छुपा देती है और खुद ऊपर रहकर मरीनर को मनाने लगती है, लेकिन मरीनर पर न लालच काम करता है न डर। हर कोशिश नाकाम होती जाती है और हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। गुस्से में वो आदमी एक ही वार में चप्पू से मरीनर को मार देता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ पलों के लिए उसके सिर के अंदर का शोर थम जाता है और उसकी दुनिया में जबरदस्ती की शांति आ जाती है। हालांकि वो लड़की को समंदर में फेंकने की जिद छोड़ देता है, लेकिन लुटेरे लड़की को छोड़ने वाले नहीं होते। उनकी नावों में तेल लगभग खत्म हो चुका होता है और उन्हें यकीन होता है कि अगर जमीन नहीं मिली तो उनका अंत तय है। उधर मरीनर किसी तरह उस छोटी लड़की को अपने साथ रहने देता है, लेकिन बच्ची मासूमियत में उसकी सबसे प्यारी मोम वाली पेंसिल चुरा लेती है और पूरी नाव पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच देती हैं। गुस्से में आकर मरीनर अपना आपा खो देता है और बच्ची को उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है। ये देखते ही लड़की की माँ दौड़कर आती है और गुस्से में मरीनर को जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि लड़की को तैरना बिल्कुल नहीं आता। कुछ ही पलों में पछतावा सिर उठा लेता है और मरीनर माँ और बेटी दोनों को फिर से खींचकर नाव पर ले आता है। तभी अचानक आसमान से मंडराता हुआ लुटेरों का हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ निकालता है। हमला शुरू होते ही वो आदमी माँ बेटी को वहीं छोड़कर खुद केबिन में जा छुपता है। औरत उसे कोसती हुई आगे बढ़ती है और मछली मारने वाली गन उठा लेती है। वो सीधा हेलीकॉप्टर पर निशाना साधती है और भाला हवा चीरता हुआ अंदर बैठे आदमी को भेद देता है, लेकिन भाले से जुड़ी रस्सी हेलीकॉप्टर को नाव से बांध देती है और वो नाव के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगता है। मरीनर रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेस उखड़कर मस्तूल में फंस जाता है। हेलीकॉप्टर के घूमने से रस्सियां और उलझ जाती हैं और हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि नाव और हेलीकॉप्टर किसी भी पल टकरा सकते हैं। दोनों तरफ से रस्सी काटने की कोशिश होती है और आखिरी पल में रस्सी टूट जाती है। जोरदार झटके के साथ मरीनर उछलकर समंदर में गिर जाता है। माँ बेटी तुरंत समझ जाती हैं कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। औरत चाहे जितना समझाने की कोशिश करे, वो आदमी किसी भी बात के लिए तैयार नहीं होता। गुस्से में वो हाथ में चाकू लेता है और एक झटके में उसके आधे बाल काट देता है। शायद उसके दिमाग में ये अजीब सा भरोसा होता है कि छोटे बाल अक्ल को काबू में रखते हैं और अगली बार वो उसकी नाव में दखल नहीं देगी। लड़की अपनी माँ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन नतीजा और ज्यादा बेरहम निकलता है। मजबूरी में माँ बेटी दोनों को नए कपड़े पहनने पड़ते हैं और उसी पल से उनकी जिंदगी हर सांस में भागने जैसी हो जाती है, क्योंकि लुटेरे लगातार पीछे लगे रहते हैं और सबको पूरा यकीन होता है कि लड़की की पीठ पर बना वही नक्शा उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर समंदर के बीच 7 खंभों जैसी अजीब सी संरचना दिखाई देती है और तभी साफ हो जाता है कि लुटेरों ने ट्रेडिंग जगह के पास पहले से जाल बिछा रखा था ताकि शिकार खुद चलकर
अगर फंस जाए। लेकिन वो आदमी हालात भांपते ही तुरंत दिशा बदल देता है। फिर भी लुटेरों का सरदार इशारा करता है और पानी के भीतर से दर्जनों मोटर बोट एक एक करके बाहर निकल आती है। एक विशाल जाल फैलाया जाता है ताकि नाव को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वो आदमी सबको नाव के दाईं तरफ वजन डालने का इशारा करता है। दबाव पड़ते ही नाव का बायां हिस्सा ऊपर उठ जाता है और जाल के ऊपर से फिसल जाता है। लेकिन दाईं तरफ इतनी मोहलत नहीं मिल पाती और जाल उसमें फंस जाता है। हालात एक बार फिर हाथ से निकलते हुए महसूस होने लगते हैं, मगर वो आदमी हार मानने वालों में से नहीं होता। जैसे ही जाल पूरी तरह तनता है, वो झटके के साथ टूटकर वापस उछलता है और पीछे आ रही कई मोटर बोट एक साथ पलट जाती है। समंदर में अफरा तफरी मच जाती है। रफ्तार और बढ़ाने के लिए वो केबिन के अंदर रखा दूसरा फोल्डिंग पाल भी बाहर निकाल देता है और नाव हवा को काटती हुई आगे बढ़ने लगती है। लगातार हो रहे हमलों के बाद अब उसके दिमाग में एक बात साफ होने लगती है कि गड़बड़ कहीं और है। समुद्री लुटेरों से उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, मतलब वजह सिर्फ वही औरत और बच्ची हो सकती है। सच सामने आता है कि बच्ची की पीठ पर जमीन तक पहुंचने का नक्शा बना हुआ है, लेकिन वो आदमी इसे मानने से इनकार करता है क्योंकि उसके लिए जमीन सिर्फ एक कहानी भर होती है। औरत के वहम को तोड़ने के लिए वो अपनी बनाई हुई छोटी पनडुब्बी तैयार करता है और उसे समंदर की गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, पुरान दुनिया की परछाइयां साफ होने लगती हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ होता है। सड़कों की जगह अब समंदर बह रहा होता है और तभी औरत को समझ आता है कि वो आदमी जो मिट्टी लेकर आता था वो यूं ही नहीं आती थी, वो इसी डूबी हुई दुनिया की आखिरी बची हुई जमीन से लाई जाती थी। लेकिन जैसे ही दोनों सतह पर वापस आते हैं, हालात फिर पलट जाते हैं। लुटेरे एक बार फिर वहां पहुंच चुके होते हैं और इस बार उनकी नाव पर पूरा कब्जा कर लिया जाता है। दोनों की जान के बदले सिर्फ एक ही चीज मांगी जाती है, वही बच्ची, छुपी हुई बच्ची। अब ज्यादा देर खुद को बचा नहीं पाती और आखिरकार पकड़ ली जाती है। मौका मिलते ही वो आदमी औरत को लेकर समंदर में कूद जाता है। अपनी गलफड़ों की मदद से वो उसे सांस लेने देता है और दोनों पानी के नीचे तब तक छुपे रहते हैं जब तक लुटेरे वहां से चले नहीं जाते। जब वो ऊपर आते हैं तो न नाव होती है न बच्ची। चारों तरफ सिर्फ खाली पानी और बिखरा हुआ मलबा बचा होता है। सब कुछ एक ही झटके में तबाह हो चुका होता है। लेकिन तभी आदमी की नजर पानी में तैरती एक चीज पर पड़ती है, बच्ची की बनाई हुई ड्राइंग। वो उसे उठाकर देखता है और उसी पल उसके चेहरे पर पहली बार ठहराव आता है। तस्वीर में बना पेड़ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने कभी पुराने अखबारों में देखा था। इसका मतलब साफ होता है कि बच्ची ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। यहीं से उसके अंदर पहली बार ये एहसास जन्म लेता है कि शायद जमीन की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अपने जुगाड़ू हवाई जहाज से वहां पहुंच जाता है। उसकी औरत कभी एक बस्ती में रहती थी और हंगामे के बीच वो दोनों को वहां से निकाल लाया था। वही बूढ़ा उन्हें बाकी बचे हुए लोगों तक ले जाता है। वो भी उन्हीं में से होता है जो सालों से जमीन के अस्तित्व पर भरोसा करता आया है और बच्ची की पीठ पर बने नक्शे को समझने की कोशिश करता रहा है। उसकी बातों और भरोसे को पक्का करने के लिए आदमी अकेले ही बच्ची को छुड़ाने का फैसला करता है। उधर लुटेरे अब तक उस टैटू का असली मतलब नहीं समझ पाए होते, फिर भी उनका सरदार नक्शा बनाकर लोगों को दिखाता रहता है। जमीन का नाम सुनते ही थके हारे लोग बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। जहाज को उसी दिशा में धकेला जाने लगता है जहां सरदार इशारा करता है। भारी भरकम जहाज सैकड़ों हाथों की ताकत से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान मरीनर उनके अड्डे तक पहुंच चुका होता है। पहले वो हालात को शांत तरीके से संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो वो जलती हुई लकड़ी उठाकर सीधे पेट्रोल वाले हिस्से में फेंक देता है। एक पल के अंदर पूरा जहाज आग का गोला बन जाता है और धुआं आसमान तक उठने लगता है। आखिरी चाल चलते हुए जहाज का सरदार बच्ची को लेकर अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरीनर उसे जरा भी मौका नहीं देता। वो रस्सी फेंककर उसके जुगाड़ू विमान को बीच से खींच लेता है और विमान हवा में ही दो टुकड़ों में टूट जाता है। अंत में बच्ची को सही सलामत छुड़ा लिया जाता है और पहली बार लगता है कि शायद इस डूबी हुई दुनिया में उम्मीद अभी पूरी तरह मरी नहीं है और औरत की मदद से मरीनर किसी तरह वहां से बाहर निकल आता है। उसी दौरान बूढ़ा आदमी अचानक बच्ची की पीठ पर बने नक्शे को ठीक से समझ लेता है और साफ हो जाता है कि जमीन उसी दिशा में है जहां वो लगातार इशारा करता आ रहा था। किसी को पता नहीं चलता कि वो लोग आसमान में कितनी देर तक झूलते रहे, लेकिन जब मरीनर की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे सामने उड़ती हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। सफेद धुंध के पार धीरे धीरे सबकी नजर एक ऐसी जमीन पर टिक जाती है जो इस दुनिया में नामुमकिन लगती थी। हरियाली फैली हुई होती है, मीठा पानी बह रहा होता है, खुले मैदान दिखाई देते हैं और दूर घोड़े दौड़ते नजर आते हैं और तभी समझ आता है कि यही वही जगह है जहां कभी उस बच्ची का घर
घर था। लेकिन कुछ ही दिनों में मरीनर को खुद एहसास होने लगता है कि उसका बदला हुआ शरीर इस जमीन से ज्यादा समंदर के लिए बना है। यहाँ रहकर वो खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। वो सबको चुपचाप अलविदा कहता है और फिर से उस नीली खुली दुनिया की तरफ लौट जाता है जहाँ पानी ही उसका घर है, जहाँ वो सच में खुद को आजाद महसूस करता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने आखिर तक साथ दिया।